अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अबू बकर? ठीक ठाक सर, आप चले गए वापस फिर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं वो अपने बच्चे के चलने की खुशी में पकवान भी खा रहा हूँ साथ-साथ, बड़े मज़े के। मूंगफली नहीं खिलाई सर आपने? आप अपना ना इस्लामाबाद में मुझे भेज दें सब, बल्कि एक ने क्या, जितने भी इस्लामाबाद, कराची में है ना, जहाँ पे डिलीवरी पॉसिबल हो, वो मुझे एड्रेस भेज दें, आप लोगों को मिठाई जी तो भिजवा देता हूँ। ठीक है, भेज। सुनाए जी, हैं बाकी किधर हैं? अभी बाकी वजाहत वगैरह। टाइम चेंज हुआ है क्या? तब थोड़ा आ रहे हो सर? ये वो मेकअप क्लास कौन सी होती है? उसमें आपको मेकअप करना सिखाया जाएगा। मेकअप सिखाएंगे? ठीक है। शेखों को कैसे ये मेकअप करते हैं या गर्लफ्रेंड कंपनीज को कैसे मेकअप करते नहीं, इसका पर्पज़ होगा कि क्योंकि कुछ एक शेफ फ्रेंड वो कह रहे थे कि मैंने ब्यूटी पार्लर वगैरह खोलना है, तो मेकअप क्लास की काफ़ी फरमाइश आ रही थी, तो हमने कहा हैं? चलें उसे भी करते हैं इंशाल्लाह ताला। उनके मंडे ट्यूसडे को मेकअप करें? मेकअप वगैरह करेंगे। कल परसों जी। 2 दिन 9 बजे। लेकिन ठीक है। वो आपके लिए तो नहीं है, फीमेल्स के लिए सिर्फ। अच्छा। ट्रेनिंग भी फीमेल। जी। नहीं इसमें, अच्छा इसमें मैं समझ रहा आप ग्रुप आप के यूए नहीं टैक्सेशन नहीं का कोई मतलब बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो मेकअप की क्लास है। वाकई मेकअप की मैं समझ रहा था कि वैसे कोई हमारी है और सैटरडे मंडे ट्यूसडे को उन्होंने बस से साथ ऐसे करके कहा। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। वो पता नहीं उन्होंने आपके ग्रुप में क्यों डाल दिया, वो मेकअप की क्लास है। तो वो है किसी और हमारे ग्रुप में गलती से डाल दी। ठीक ऐसा नो वरीज। है। आप एक काम करें, ग्रुप में तो कब मेंशन बुला कर दें। रहे हैं सर? हम वीजा शीजा खुलवा रहे हैं हमारे लिए? जी, मैं ग्रुप असल में चीज़ मैसेज कर दूं? आप ग्रुप में मेंशन कर दें, अगर उन्होंने ग्रुप में कर दिया ना कि मैं ये कर मेकअप दिया। की क्लास है, वो। हाँ। अच्छा अच्छा, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न। ठीक है। अच्छा, स्मॉल बिज़नेस लीव क्लेम करते हुए मैंने आपको बताया था कि सिर्फ़ आप जब स्मॉल बिज़नेस लीव क्लेम करते हैं, तो आपको सिम्प्लीफाइड रिटर्न फ़ाइल जी। करनी होगी, सिम्प्लीफाइड टैक्स रिटर्न। अच्छा, आजकल हुआ ये कि मैंने कुछ स्मॉल बिज़नेस लीव क्लेम किए थे, लेकिन लेटर ऑन एफटीए ने ईमेल किए हैं सबको, जितने भी लोग जिन्होंने स्मॉल बिज़नेस लीव क्लेम किया हुआ था, कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपना ट्रायल बैलेंस, ये तमाम चीज़ें हमें भेजें, तो उन्हें ईमेल अच्छा। करनी है उन चीज़ों ओके। को। अब जिनका भी आप स्मॉल अच्छा बिज़नेस रिलीफ वगैरह क्लेम करेंगे, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ अरेंज करके रखिएगा, ठीक है? अच्छा। ठीक है। अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न में जो ज़्यादातर फॉर्म है वो हम पढ़ चुके थे, 5th, जी। 6th, 5 फॉर्म पढ़ चुके थे। अदर एडजस्टमेंट, अच्छा एडजस्टमेंट होती कौन-कौन सी हैं? तो स्क्रीन पे शेयर नहीं? अच्छा नहीं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा। अच्छा, टोटल फॉर्म कितने पढ़ाए हैं आपको कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न के? फॉर्म तो काफी सारे थे, 7 6 7। 8, ठीक है। 6 8। ठीक। अच्छा, अबू बकर, जो मेकअप क्लास होती है ना, जो लॉस हो गया या कोई क्लास स्किप स्किप हुई हैं काफ़ी क्लासेस, उनका आप कह रहे हैं नुकसान पूरा करने के लिए अच्छा मेकअप क्लास होगी, तो अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, यानी कवर किया जा सके जल्द, ठीक है? सही है सही है।
ठीक है सर। ओके, तो प्लीज वो लेनी है, मेकअप की क्लास नहीं है वो। ठीक है। ओके। अच्छा, सबसे पहले टैक्स पेयर डिटेल था, फिर इलेक्शन थे, फिर अकाउंटिंग स्केजुअल, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एंड एग्जाम्प्ट इनकम, बिलीव्स, अदर एडजस्टमेंट, एंड देन टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट में आ जाता है आपके पास फेडरल टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपको बताया हुआ है। क्रेडिट आपने बताया था। पाकिस्तान में टैक्स पढ़ोगे ना आपने, क्या होता है फॉरेन टैक्स जी जी। क्रेडिट? वो सर अगर बायर टैक्स ज़्यादा पे किया हो और पाकिस्तान में कम पे किया हो, फिर तो टैक्स और एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ता। हम्म। इस तरह होता है, कंपैरिजन करना पड़ता है, रेट रेट निकालना पड़ता है, एवरेज रेट। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आपने फॉरेन में टैक्स पे किए, और जो आपने यूएई टैक्स रेट उस फॉरेन इनकम पे बनता है, उन दोनों में से जो जी। लो है। वो यूज़ करेंगे जी। इनकम के लिए। अच्छा, हमने टैक्स पे डिटेल पढ़ लिया, इलेक्शन पढ़ लिए, अकाउंटिंग स्केजुअल पढ़ लिए, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एंड एग्जाम्पल इनकम पढ़ लिए, और लिस्ट देख लिए। अदर एडजस्टमेंट हो गई थी, लेट मी चेक। अदर एडजस्टमेंट हो गई थी। पीछे रह जाता है टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स क्रेडिट। ओके, लेट मी ओपन इट। मैं आपके साथ कॉर्पोरेट टैक्स के ये फॉर्मेट तो शेयर करूंगा, इसके अलावा सिटी रिटर्न गाइड आपको शेयर करूंगा। ये आप सब ने बड़ी ध्यान से सिटी रिटर्न गाइड पढ़नी है, ठीक है? एक मिनट मुझे दें, मैं ज़रा टैक्स रिटर्न का अभी तक आप लोगों को कितना समझ आया है? कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? एक्सपीरियंस तो सर अच्छा रहा है, बस एक्सपीरियंस करने का दिल है कि किसी कंपनी की रिटर्न करें साथ ताकि इस वजह से। अच्छा, थोड़ा सा नहीं, मैं वैसे कुछ काम आएगा इंशाल्लाह ताला, हम उस पे करेंगे, ठीक क्या है? कीजिएगा। ओके। लेकिन ये कि मुझे जो लास्ट क्लास थी ना, उसमें ये लगा था कि नहीं, या तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया, या कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही। उस समय कोशिश कर रहे थे इसकी यूज़र गाइड मिल जाए। इसका ना आप अभी तक ये जो लास्ट फॉर्म है, टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स क्रेडिट, जी। और टैक्स लायबिलिटी। ये है क्या? ठीक है, इसके मेरे पास स्क्रीन शॉट नहीं है, मैंने नहीं लिए इसे क्लाइंट के। हाँ, लेकिन मैं इसमें देखता हूँ, इसमें और कुछ भी नहीं होगा। इसमें एग्जैक्ट उसकी अमाउंट आ रही थी ना। जो सेवेंथ फॉर्म है, इसमें आपके पिछले 6 फॉर्म्स को मिलाकर ये नज़र आता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती कितनी है, अमाउंट लिखी होगी, प्लस उसके नीचे अगर कोई टैक्स क्रेडिट बन रहा है तो वो लिखा होगा, ठीक है? ये 2 चीज़ें होती हैं उसमें, और ये समरी होती है पिछले तमाम तर फॉर्म्स की। इसके बाद रिव्यू एंड डिक्लेरेशन होता है, इस पे तमाम फॉर्म्स की समरी नज़र आ रही होती है, आपने उसको एक दफ़ा देख के रिव्यू करके टिक करके सबमिट कर देना है, ठीक है? दैट वाज ऑल रिलेटेड टू कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न। कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न में किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे क्वेश्चन हैं लेकिन अभी
क्योंकि नोट्स मैं कई दफ़ा मांग चुका हूँ पिछली क्लासेस में, तो वो नहीं मिले हाँ, हुए। अभी इस वजह से मेल कर मैंने दिया। इसको रिवाइज नहीं किया हुआ क्लासेस को। रिवाइज करूंगा तो मेरे सवाल इंशाल्लाह हैं कुछ। मैंने अच्छा, इसलिए क्लास को डिस्टर्ब नहीं कॉर्पोरेट किया, चाह काम चलता रहे और नोट्स से पाएंगे उसके बाद में सवाल अपने रेज कर। अच्छा, मैंने असल में कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न का के नोट्स आपको देने में बहुत टाइम लगाया, क्योंकि मेरा ये था कि एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए, लेकिन मैं आपको अभी शेयर करने लगा हूँ आपके साथ ग्रुप में। इनको देख लीजिएगा डेफिनेटली, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर प्रैक्टिकल है, और ये ऐसा काम है जो आप सब अगर करेंगे तो सिर्फ तभी इसको बेहतर तौर पे आप समझ सकेंगे। अच्छा, प्लीज़ इनको अपने तक रखिएगा। उसकी वजह ये है, इसमें मुझे इस बात का रिस्क है कि कहीं कहीं मुझसे क्लाइंट का जो नाम है वो कहीं मेंशन ना हो गया हो। सही। तो ये चूंकि एक प्रैक्टिकल चीज़ है, इसलिए आपने जो आपसे नोट शेयर कर रहा हूँ इसको अच्छी तरह से देखना है। ठीक है सर। ठीक है, और सर उसके बाद जो नोट्स के साथ साथ अगर आप ऐसी चीजें भी शेयर कर दें, जैसे वो डिग्री लॉ के अंदर या आर्टिकल 36 32 के अंदर कोई चीजें जो इससे रिलेट करती हैं, वो जैसे ग्रुप वाली बात हुई थी इस दौरान बीच में, डेफिनेशंस के पॉइंट से अगर बंदे ने क्लैरिटी बेहतर करनी है अपनी, तो वो अगर मैंने साथ में आपको लिंक या उसकी चीजें मैंने मिल जाए तो आपको वो भी ज्यादा। सैफुल्लाह फेडरल डिग्री कैबिनेट डिसीजन मिनिस्ट्रियल डिसीजन बताया हुआ है, राइट? राइट। जी जी सर, बताया हुआ है। अब वो वाली तमाम चीज़ें आखिर में मैं उसके सोर्सेज बताऊंगा आपने कहाँ से पढ़ना है, अभी मैं उसको इनिशियली नहीं बताता। उसकी वजह ये होती है कि चूंकि ये तमाम चीज़ें आपस में मिली हुई हैं, आपको फेडरल डिग्री एक तरफ है, कैबिनेट डिसीजन एक तरफ है, तो ये तमाम चीज़ें कवर नहीं कर रही होती, इकट्ठी एक जगह पे आपको अवेलेबल नहीं होती हैं। तो मेरी कोशिश होती है मैं पहले पढ़ा दूँ, फिर आपको इनका सोर्स बता दूँ। इसके अलावा मैं आपके लिए एक सिटी रिटर्न गाइड ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी लाजमी, अगर किसी ने पढ़ना हो, इसको डिटेल देखनी हो, तो ये आपको साथ साथ हेल्प करेगी। ठीक है। जो क्वेश्चन होंगे प्लीज़ आपने इसके बाद मुझसे करनी है। ठीक है। अच्छा, ये तो चीज़ थी कॉर्पोरेट टैक्स के हवाले से, और कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न जो है वो मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर कर लेती है। आपका ज़्यादातर कॉर्पोरेट टैक्स जितना भी है ना, वो इसमें यूज़ हो जाता है। इसके अलावा मैं इधर ओपन करने लगा हूँ आपके सामने, एक मरतबा फिर पोर्टल में जाता हूँ। ये ऑडिट फॉर्म है। इस पेज को आप सबने देखा हुआ है ऑलरेडी। आप सबको कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी आती है। अच्छा, अब हम लेफ्ट साइड पे आपको कॉर्पोरेट टैक्स नजर आ रहा है, उसमें चले गए। हम इस पोर्टल को थोड़ा सा नेविगेट करेंगे और देखेंगे कि पोर्टल से क्या क्या काम हो सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग, ये मैं आपको कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न पढ़ा चुका हूँ कि इधर वन ओपन रिटर्न नजर आता है। कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न, कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड, ये बहुत रेयर कंडीशन में होगा कि आपका रिफंड बने। ठीक है, लेकिन रिफंड का अभी तक कोई प्रॉपर प्रोसेस उन्होंने अभी तक नहीं अनाउंस किया कि रिफंड कैसे क्लेम किया जाएगा। सही। लेकिन ये आपके सामने होगा, जब भी आएगा आपको इधर मिल जाएगा, और इसके साथ एक यूजर गाइड भी अवेलेबल होता है हमेशा। ओके। अभी इसमें अप्लाई करने का ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। सिटी ग्रुप, फार्म टैक्स ग्रुप। अच्छा जी, टैक्स ग्रुप क्या होता है? पाकिस्तान में जो दोस्त प्रैक्टिस करती हैं वो बताएंगे कॉर्पोरेट टैक्स ग्रुप क्या होता है। सर टैक्स टैक्स ग्रुप ग्रुप, मतलब किस हिसाब से आप कह रहे हैं? होल्डिंग कंपनी के हिसाब से बात कर रहे हैं, किस हिसाब से कह रहे हैं? टैक्स ग्रुप किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ कंपनीज के तो होते हैं, लेकिन टैक्स ग्रुप का नहीं पता मुझे। अच्छा, टैक्स ग्रुप क्या होता है? देखें, एक कंपनी है मेरी, कंपनी ए, दूसरी कंपनी है मेरी, जी कंपनी बी, दोनों मेरी कंपनी है। जी अब होता ये है जी कि अगर फर्ज करें
मेरी सारी सेल्स आपको हैं, मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। जी मिस्टर तवज्जो सुनिएगा, एक कंपनी है ए LLC, दूसरी कंपनी है B LLC, है दोनों मेरी। ए की सारी सेल्स बी को हैं, बी की सारी सेल्स ए को हैं। अगर हम अपने पर्सनल अकाउंट उठा के देखेंगे, मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। ठीक है, कंपनी ए ने भी प्रॉफिट कमाया होगा, कंपनी बी ने भी प्रॉफिट कमाया होगा। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर इन दोनों को इकट्ठा करके देखा जाए, क्योंकि मेरी कंपनी है ए भी, बी भी मेरी कंपनी है, तो अगर इन दोनों को इकट्ठा करके देखा जाए तो इन दोनों ने कितना प्रॉफिट कमाया? कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया। ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि हमें एक ऑप्शन देता है कि ठीक है, आप ऐसा करें, आपकी दोनों कंपनी हैं, कंपनी ए भी आपकी, कंपनी बी भी आपकी, आप उन दोनों को टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे जाके उनका एक ग्रुप बना दें, आप इनको इकट्ठा कर दें। अगर इनको इकट्ठा कर दिया जाएगा तो ये दोनों एक यूनिट तस्वर की जाएंगी। कंपनी ए ने अगर कंपनी बी को कोई सेल किया या कंपनी बी ने कंपनी ए को सेल किया, दे विल बी ट्रीटेड एज नो सेल, क्योंकि वो एक यूनिट है। एक यूनिट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह सामान जा रहा है, दूसरी से पहली जगह जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो ये होता है कि अगर एक कंपनी अगर आपने रजिस्टर करवाई है, वो उसका सेम एनटीएन है, सेम एनटीएन तो नहीं होता, तो जिसका भी एनटीएन डिफरेंस होता है वो तो अपनी अलग अलग से ही रिटर्न फाइल करते हैं, और उन्होंने अपना सेल परचेज जो है अलग से मेंशन करनी होती है। यानी टैक्स ग्रुप रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है इस तरह से पाकिस्तान में? मैंने तो आज तक नहीं देखा सर। अच्छा, नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। ऐसा सर कोई देखा नहीं है, हर कंपनी की सेपरेट रिटर्न होती है। नहीं, पाकिस्तान में टैक्स ग्रुप नहीं है सर, इंडिपेंडेंटली सारे रिटर्न फाइल करते टैक्स हैं। ग्रुप नहीं है। अच्छा, टैक्स ग्रुप यूएई में टैक्स ग्रुप का कॉन्सेप्ट मौजूद है। टैक्स टैक्स ग्रुप है, आप सब लोग जाके पढ़े, कैरी फॉरवर्ड अपना, उसमें है। पाकिस्तान में भी टैक्स ग्रुप का जो है ना वो कंसेप्ट है क्या कैरी एक फॉरवर्ड, लेकिन वो इस तरह से नहीं है बासी, एम आई राइट? जो कैरी फॉरवर्ड में आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। नहीं, अगर आप ग्रुप टैक्सेशन करना चाहें तो इसका क्या है, अगर आपको अगर उसका वो रेफरेंस चाहिए तो मैं वो भेज देता हूँ। और ग्रुप जी, इश्तियाक साहब मुझे टैक्सेशन है, लाजमी भिजवाइएगा, मैंने आज तक नहीं ये वाली चीज़ पढ़ी। मैं आपको भिजवा देता हूँ उसका उसका जो है ना। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है, तवज्जो से सुनिएगा। एक है कंपनी, ये वाली चीज तो आप समझ गए हैं कि टैक्स ग्रुप क्यों बनाया जाता है। हम डिफरेंट कंपनी जो जिसका ऑनर काफी हद तक एक होता है, यानी 75% तक, ठीक है, 100% ऑनर बात नहीं की गई। उसकी वजह यह है कि बहुत कम 100% अगर है ना तो लिस्टेड कंपनीज या ऐसी कंपनी बाहर हो जाती हैं, और ऐसे किया जाता है नॉर्मली कि कई जगहों पे 75% अगर ऑनरशिप है तो बाकी 25% भी आपकी किसी रिलेटेड पार्टी के पास होती है। अगर कंपनी की ऑनरशिप 75% तक सेम है, उनको इख्तियार दिया जाता है, ये जरूरी नहीं है कि आप टैक्स ग्रुप बनाएं, आप बना सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर 75% आपकी होल्डिंग है दोनों कंपनी में, तो वो अपना एक टैक्स ग्रुप फॉर्म कर सकती हैं, और उन्होंने एक ही रिटर्न फाइल करनी होगी, और ऐसे अकाउंट्स बनाने होंगे कि ये दोनों एक ही यूनिट है। अगर उनके बीच में कोई सेल हो रही है उसको इग्नोर कर देना है। अच्छा, ये पहली कंडीशन है कि उनकी होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, 75%। सेकंड कंडीशन, उन दोनों का फाइनेंशियल पीरियड, फाइनेंशियल ईयर या टैक्स ईयर एक ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज भी सेम होनी चाहिए। उसकी वजह, सिंपल है, अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होंगी तभी उनको हम कर सकेंगे कंसोलिडेट। अच्छा, इसके बाद वो शुड बी जुरिडिकल पर्सन, रेजिडेंट जुरिडिकल पर्सन, या दूसरे केसेस में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन, यानी जो
परमानेंट जो नॉन रेजिडेंट 3 वजूहात की बिना पे होता है, या तो वो होता है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद पे, या यूएई सोर्स इनकम की बुनियाद पे, या नेक्सस की बुनियाद पे। ये अदर सोर्स इनकम या नेक्सस वालों के लिए ऑप्शन नहीं है, ये है सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट जुरिडिकल पर्सन के लिए या परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए। ये आपस में अगर इनका ऑनर 75% तक इनकी ऑनरशिप सेम है तो ये अपना टैक्स ग्रुप बना सकते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा, ये इस तरह के कॉन्सेप्ट हम वैट में भी देखेंगे कि वैट में भी ऐसे ग्रुपिंग की जा सकती है, और वैट में ये जो 75% होल्डिंग है ये 50% है। ठीक है, ये हम आ गए टैक्स ग्रुप में, कॉर्पोरेट टैक्स पे आया, लेफ्ट साइड पे क्लिक किया, सिटी ग्रुप फॉर्म टैक्स ग्रुप, न्यू रिक्वेस्ट। एक तो ये क्विक एशफोर्ड ऑडिटिंग एलएलसी मेरी कंपनी है, ये हमेशा कौन करेगा? पेरेंट एंटिटी। पेरेंट एंटिटी से मुराद जरूरी नहीं है कि नेशनल पर्सन हो या जो होल्ड कर रहा है, बल्कि वो जो कंपनी एज अ पेरेंट टैक्स अथॉरिटीज के सामने रिप्रेजेंट होगी, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि मैं रिटर्न फाइल करती हूँ। यानी या अब देखें, सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? कंपनी ए ने भी अपनी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवा ली, कंपनी बी ने भी करवा ली। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि कंपनी ए कहती है मैं अपने पोर्टल से रिटर्न फाइल किया करूंगी, तो कंपनी ए ने ये रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर कंपनी बी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है तो फिर कंपनी बी अप्लाई करेगी। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इसे नो करूँ ना, इधर ये आ गया, सही, यस, प्रोसीड। अस्सलामुअलैकुम सर, एक ही चीज़ बता दें, क्या एक ही शर्त है आपस में सेल्स अगर हो रही है एक कंपनी की दूसरी तरफ और दूसरे की पहली तरफ, सेल्स अगर हैं, इसके अलावा कोई और रिलेशन की शर्त नहीं है, सिर्फ यही शर्त है? नहीं सैफुल्ला, देखें, 75% होल्डिंग होना लाजमी है। ठीक है, कोई भी ऐसा तरीका जिनसे उनके बीच में कोई बिजनेस हो रहा है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, जो जो शर्त है ना रिलेशनशिप की, वो तो है होल्डिंग। 75% होल्डिंग कॉमन होनी चाहिए, या तो कंपनी ए कंपनी बी को 75% होल्ड करे, या एक थर्ड पर्सन दोनों में 75% होल्ड करे। अगर एक सिंगल पर्सन है, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है उसका, दो तरफ, एक तरफ मेनलैंड में, एक तरफ फ्री जोन में है, तो वो भी इसी कैटेगरी में कर सकता है अपने आप को? नेचुरल पर्सन जो है ना वो तो नहीं करवाएगा। उसकी वजह ये है कि मैंने ऊपर मेंशन किया, रेजिडेंट जुरिडिकल पर्सन, रेजिडेंट जुरिडिकल पर्सन। नेचुरल पर्सन तो जुरिडिकल पर्सन नहीं होता ना। और परमानेंट जी। एस्टेब्लिशमेंट की भी बात की है तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की ब्रांच इस तरह की चीज होती है, नेशनल पर्सन नहीं होती। अच्छा, क्वेश्चन आपका यही था आई थिंक। समझा नहीं आपका जवाब, के मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक सिंगल पर्सन है और नेचुरल पर्सन की वो कैटेगरी में आता है, और उसका सोल प्रोप्राइटर में और फ्री जोन में अगर बिजनेस अलग अलग नामों से अलग अलग कंपनी रजिस्टर्ड है, तो वो टैक्स ग्रुप की उस डेफिनेशन को फिल करता है। यानी ओनरशिप की बात जैसे करें, वो तो 100% ओनर दोनों तरफ है ना, आपने तो 75% कहा। ये भी देख लें, एक और कंडीशन है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि उनमें से कोई भी क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन हो। ठीक है, क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन यानी एक टैक्स एग्जेम्प्ट है। ठीक है। और ये शायद क्यों रखी गई, बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि फर्ज करें एक कंपनी है उस पर टैक्स नहीं लगता, दूसरी पे लगता है, उन दोनों को एक यूनिट बना देंगे तो उसका आधा हिस्सा एग्जाम्प्ट होगा और आधा टैक्सेबल होगा। उसको कैसे करेंगे, सेग्रीगेट कैसे करेंगे? यस यस, ठीक है, यानी उसका पहले टैक्सेबल दोनों तरफ हो। हाँ जी, दोनों तरफ टैक्सेबल होना चाहिए। अच्छा, इधर हम आ गए सब्सिडी डिटेल्स की तरफ। अच्छा, अब मैं आपको इसके बारे में एक बात बताऊं कि जो फॉर्मेट है वो अपडेट हुआ है। ये पिछले जो बैच था ना, उसको जब मैंने की थी तो उसमें एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था, क्या मैंने सिर्फ नंबर डालना था TRN
और अप्लाई कर देना था। इस दफ़ा इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। अपलोड फिल टेम्पलेट हम सबसे पहले, अच्छा इधर जब भी इस तरह का फॉर्म आपके सामने आए ना, डाउनलोड टेम्पलेट, एक्सेल पे क्लिक करना है। यार अच्छा ये सिंपल है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सिर्फ जितनी भी ग्रुप्स होंगे ना, जब मैंने इसे डाउनलोड किया एक्सेल में एक बड़ा इस तरह का फॉर्मेट ओपन हो गया। TRN बताएं जी इस कंपनी का, जो भी TRN होगा वो मैंने इधर मेंशन करना है। नीचे रो में जितने भी TRN हैं, TRN पता है ना क्या होता है? TRN का पता है अबू बकर? टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर सर। ये कॉर्पोरेट टैक्स जब आपकी रजिस्टर होती है तो उसमें नजर आ रहा होता है सामने, ठीक है। इसी तरह आप ये इसमें देखें TRN आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ठीक है। वापस कॉर्पोरेट टैक्स की तरफ, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स ग्रुप, ड्राफ्ट में वापस चला जाता हूँ। अच्छा ये पहला फॉर्म था, एज इट इज आ गया। उसके बाद या तो ये तरीका है, अगर फर्ज करें 4 कंपनीज हैं, मैं एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड करूंगा, उसमें तमाम सब्सिडीज की लिस्ट, तमाम सब्सिडीज की तमाम रिलेटेड पार्टी रेलिवेंट एंटिटीज का TRN एक्सेल में फिल करूंगा और इधर अपलोड कर दूंगा। एक तो ये तरीका है। अदर तरीका ये है कि इधर ऐड TRN पे क्लिक किया, जो भी TRN है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब TRN मेरे पास है कोई नहीं, किसी का उठा लेते हैं। हाँ इतनी सारी TRN एंटिटीज हैं जैसे इधर NTN होता है, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। जी। ये TRN नंबर यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स का और होगा, वैट का और होगा। मैंने इधर से TRN उठा लिया, ठीक है। अब मैं वापस जा रहा हूँ कॉर्पोरेट टैक्स ग्रुप रजिस्ट्रेशन करने। TRN इधर मैंने नंबर डाला, ऐड कर दिया, ठीक है। नंबर इधर आ गया। डू यू कंफर्म दैट यू आर अप्लाइंग टू रजिस्टर एज अ पेरेंट एंटिटी ऑफ अ टैक्स ग्रुप? यस कर दिया। इसके आगे पता है क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट करूंगा और सबमिट कर देना। सर ये एक्शंस जो हैं इसके अगेंस्ट आपने जब नंबर लिखा था तो वो कौन कौन से थे इसमें? नंबर एक्शन मतलब वहां पे यहाँ पे ये 3 डॉट बना हुआ है ना? लिसन, 3 डॉट, बैक से बैक जाऊं? जी, यहाँ से बैक पे आपने जब नंबर एंटर किया था, दिस वन। एप्लीकेशन नंबर का आपने पूछा, जी जी, ओके फाइन फाइन। ठीक है। नेक्स्ट न्यू रिक्वेस्ट डालते हैं, यस करना है, क्लिक। पहले उसने डिटेल दे दी है सारी क्विक कैश फोल्ड की, पहली कंपनी की, ठीक है। उसके बाद मैंने इधर ऐड TRN करना है, जो कंपनी है उसका स्विफ्ट डैशबोर्ड का दूसरी कंपनी का नंबर डाला, कंफर्म किया एंड यस, दिस इज हाउ इट इज। सबमिट करके मैंने इसे सबमिट कर देना, ठीक है। तो सर कंपनी का जी नाम तो नहीं शो हो रहा, कोई कौन सी ऐड हुई, क्या हुआ? वो उसको आगे जब मैंने TRN दे दिया है ना, बाकी वो खुद रिव्यू करेंगे कि ये इसकी कंडीशन मीट करता है या नहीं। नहीं, इनका सेम क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि जब वो आप TRN नंबर ऐड करते हैं ना, तो उसके साथ साथ में आगे उसके जो है वो 3 डॉट एक्शंस के नाम से लिखा हुआ है।
आई थिंक वो वहां पे व्यू का ऑप्शन होता होगा। एक मिनट रुकिएगा, लेट मी चेक। ओके ठीक है। नहीं, एडिट डिलीट, इसको रिमूव करने का ऑप्शन है बस। ठीक है, नाम नहीं शो हुआ इसमें। तो नहीं मतलब बस जो कंपनी इस तरह कर रही हो काम, तो उनको एक यूनिट बनाने के लिए बस हो जाए। उनको एक यूनिट बनाना इससे पड़ेगा। फायदा, इससे आपस के प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा ना, इस पे टैक्स कम है, इससे फायदा होगा, टैक्स कम हो जाएगा। और इसका नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान नुकसान ये हो इसका, सकता है। अच्छा एक मिनट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा है वो मुझे बताएं। ट्रांसफर प्राइसिंग मैंने आपको इम्पोर्ट बताया, आपस की ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो है वो टैक्स शायद आप बताया था आपने कि वो नहीं लगा होगा। देखें और एक नुकसान सेकंड। ये होगा कि शायद इनका जो है वो टर्नओवर ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से टैक्स हाँ, वो लग सकता है। 6,000 की लिमिट खत्म हो जाएगी। लेकिन एक फायदा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रांसफर प्राइसिंग के हवाले से। जैसे जैसे ओईसीडी की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया जा रहा है कि आपने टैक्स के लिए आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन, आर्म लेंथ प्राइस रिपोर्ट करनी है। अब आर्म लेंथ प्राइस निकाली कैसे जाए, इस काम के लिए 5 तरीके हैं, और ये सेपरेट एक ट्रांसफर प्राइसिंग की बड़ी कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स हैं जो मीट करनी है। अगर आप टैक्स ग्रुप बना लेना, आप ट्रांसफर प्राइसिंग से बच जाते हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ, ये टैक्स ग्रुप सा। अच्छा, लॉसेज, अगर फर्ज करें आपको इनकम आती है, प्रॉफिट आती है, आप टैक्स, प्रॉफिट आता है आप टैक्स देते हैं। अगर लॉस आता है, आपको उसका फ्यूचर में कोई ना कोई बेनिफिट मिलना चाहिए ना। ऐसे आपको फ्यूचर में जो आपकी इनकम होती है ना, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है टैक्स लॉसेज से। लेकिन इसके बावजूद अगर फर्ज करें पहले साल आपको लॉस हुआ 1000 dirham का, दूसरे साल 700 dirham का प्रॉफिट हुआ, तीसरे साल 300 का, चौथे साल 500 का। पहले साल लॉस हुआ 1000 dirham, इसका आपको सेकेंड ईयर में बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपने हर साल एटलीस्ट 25% इनकम पे टैक्स देना ही देना है। तो मतलब ये 75% टैक्सेबल इनकम का मैक्सिमम एडजस्ट हो सकता है। 25% पे टैक्स देना है, कितना बनेगा? 75%, 525। जी सर, इतना ही बनता है। ठीक है, पीछे रह गया जी। 175, 175 पे टैक्स देना है। अच्छा अब मुझे ये बताएं, जी। पहले साल कितना लॉस हमने अभी तक कंज्यूम किया, कितना कितना बेनिफिट हमें मिल गया वापस? 525 का। 525। पीछे कितना रह गया? 1000 में से 525 वापस मिल गया। पीछे रह गया 400, 475। 475। अगले साल में आप देखें 300 dirham, कितना एडजस्ट हो सकता है? ठीक है, सारा के सारा हो जाएगा। अगले साल भी 75% रूल अप्लाई होगा। हाँ। 225। कितना लॉस रह गया? अच्छा, लॉस रह गया 75, सॉरी 475 में से 225। ठीक है। अच्छा, यूएई में टैक्स लॉसेस कैरी फॉरवर्ड की कोई लिमिट नहीं है, ये सारी ज़िंदगी भी अगर आप के नहीं होते ना तो चलते रहें। ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया इम्पोर्टेंट, जब भी मैं अगर सबमिट कर दूंगा ना कॉर्पोरेट टैक्स ग्रुप की रजिस्ट्रेशन सबमिट करूंगा, फर्ज करें मैंने कंपनी ए की हैसियत से, कंपनी और कंपनी बी दो कंपनी थी, मैंने कंपनी ए की तरफ से टैक्स ग्रुप की एप्लीकेशन सबमिट कर दी, कंपनी ए कहती है कंपनी बी को भी टैक्स ग्रुप बनाया जाए, मैं कंपनी बी के साथ मिल के टैक्स ग्रुप बनाना चाहती हूँ। अच्छा, अब क्या होगा, एफटीए वाले देखेंगे ऑनरशिप क्राइटेरिया मीट होता है, सब मीट होता है, ठीक है। अब कंपनी बी को जब वो अपने कॉर्पोरेट टैक्स में लॉग इन करेगी, उसको इस जगह पे एक एप्लीकेशन मौसूल होगी कि कंपनी ए आपको टैक्स ग्रुप बनाना चाहती है, उसको आपने एक्सेप्ट करना भी लाजमी होगा, ठीक है। ठीक है। वो यहीं पे आपको नजर आएगा, ये है ना फॉर्म टैक्स ग्रुप रिक्वेस्ट फॉर सब्सिडीज तो वो आपको यहाँ पे नजर आता है। अच्छा, और टैक्स वो प्रोसेस का दूसरी आपको कंपनी के किस ऑप्शन में जाके शो होगा वो दिखा सकते हैं आप? सेम जगह पे सिटी ग्रुप फॉर्म टैक्स ग्रुप, इधर ही ना, ये आप देखें ऊपर लिखा हुआ है फॉर्म टैक्स ग्रुप रिक्वेस्ट फॉर सब्सिडीज, फॉर्म टैक्स ग्रुप फाइनल एप्लीकेशन, ठीक है। पहले आपने सबमिट करना है जब आप सबमिट करेंगे सब्सिडी को, इसी जगह पे रिक्वेस्ट शो होगी, और उसके बाद जब वो एक्सेप्ट करेगी फिर ये अप्रूव हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें नीचे देखते हैं ये क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको देख के याद दो, कम से कम हेडिंग देख के आपको पता चल जाएगी। ये क्या है, कैश बेस्ड अकाउंटिंग अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। देखिए, नॉर्मली मैंने आपको बताया कि 3 मिलियन दिरहम का अगर रेवेन्यू हो ना, 3 मिलियन दिरहम से कम का, तो आप कैश बेसिस पे भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बाज़ औक़ात एक्सेप्शनल कंडीशन में आपको ये अलाउ किया जाता है कि ठीक है आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर लें, ठीक है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप जाएं कि किसी एक्सेप्शनल वजह से आप कैश बेस्ड अकाउंटिंग पे चलना चाहते हैं, कोई रीज़न आप उसकी देंगे, ठीक है। और ये आपने पहली रिटर्न से पहले पहले करना है। सही, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपने कोई रीज़न देखनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने हैं। अगर आपको फ़र्ज करें ना, कोई ऐसा काम है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ या नहीं सिखाया हुआ, तो नॉट अ बिग डील। आपके सामने ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि इसका क्या मतलब बनता है, कैश बेस्ड अकाउंटिंग अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। आप इसमें चले जाएं, आपको ये नो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको ये भी नजर आएगा कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। साथ एक यूज़र मैनुअल होता है हर चीज़ के साथ, उस यूज़र मैनुअल में आपको जो उसका तरीक़ाकार है वो नज़र आ जाता है। उसके बाद है चेंजिंग द अकाउंटिंग बेसिस फ्रॉम कैश टू एक्रूवल। आपने अगर एक दफ़ा कैश सेलेक्ट कर लिया, आप उसे चेंज करना चाहते हैं, उसकी एप्लीकेशन भी आप इस पे देंगे। सही, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप कैश बेसिस पे हो। कॉर्पोरेट टैक्स एग्जेम्पशन एप्लीकेशन, कौन कौन सी एंटिटीज कॉर्पोरेट टैक्स एग्जेम्प्ट होती हैं? और उनको सर, उसकी एनजीओ, अब एनजीओ से होती हैं, एनजीओज हो गई, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट गवर्नमेंट एंटिटीज, गवर्नमेंट एंटिटीज। सही। और इनका भी एक उनकी भी सिर्फ वो एक्टिविटी जो करने का उनके पास मैंडेट है। बाद बात ऐसे होता है कि एक साइड बिजनेस करने का राइट दे दिया जाता है किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, साइड बिजनेस की सेपरेट बुक्स मेंटेन होंगी और उस पर टैक्स लगेगा। अच्छा, ये था कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा, इधर ही आप नीचे चले जाएं, माई पेमेंट्स, ये आपको जब कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह देना होगा वहाँ पे इस्तेमाल होगा। माई कॉरेस्पॉन्डेंस, जहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड होता है, ठीक है। ठीक और है। ये वो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट, जब आपने कॉर्पोरेट टैक्स की एक्नॉलेजमेंट दी या अप्रूवल दी वो आपको नजर आएगा, ठीक है। बाकी नेविगेट करना मुश्किल नहीं है। यूज़र अथराइजेशन, अच्छा यूज़र अथराइजेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ सुन लीजिएगा। वजाहत कादरी, ये कौन है?
वजाहत हमारे ग्रुप में ही है ना। मैंने मेरे ख्याल से इन्हें दिखाने के लिए एक्सेस दी थी, तो वह एज इट इज दी हुई है। अच्छा, जब भी कोई किसी को एक्सेस देनी हो ना, इधर उसका ईमेल करना है और सर्च लिखना है, उसके पास भी इसकी उसको भी एक्सेस दी जा सकती है। अब इन्हें डिस्प्ले एक्सेस दी हुई है, ये सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, एडमिन मैं ही हूँ। ठीक है। और ये इनएक्टिव क्यों है? एक्सेप्ट नहीं किया होगा ये। अच्छा, अदर सर्विसेज में आ जाएं, जरा सा इसका देख लेते हैं। वेवर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज। यार आप सब एक क्वेश्चन है सर, अगर एडमिन बनाना हो किसी को, तो ये अगर आप यहाँ पीछे जाकर इसको बना दे कि एडमिन अगर किसी को बनाना हो, किसी के पास ऑथराइज हो, तो कैसे? एक्टिव होते ना, अगर ये एक्टिव होते तो इन्हें बनाया जा सकता था। ठीक है, एक ऑप्शन आता है आगे 3 डॉट्स में, उसमें इन्हें 2 तरह की एक्सेस होती है। एक होती है डिस्प्ले एक्सेस, उसमें सिर्फ देख सकते हैं। एक होती है राइट एक्सेस, राइट एक्सेस में चेंज हो सकता है। जब मैं उन्हें राइट एक्सेस दे दूंगा ना, उसके बाद ऑप्शन होता है मेक एडमिन, मैं उन्हें एडमिन बनाऊंगा। जब वो एडमिन बन गए, उनके पास ये ऑप्शन होगा, वो अपने यूजर अथराइजेशन में जाएंगे और आगे 3 डॉट्स में क्लिक करेंगे, उधर ऑप्शन आ जाएगा डी लिंक, वो डी लिंक कर देंगे। वो एडमिन बनने के बाद मुझे डी लिंक कर सकती हैं। ठीक है, ये अदर अथराइजेशन पता होना चाहिए। अदर सर्विसेज, वेवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज। अच्छा, मैं आपको एक बात सर ये जो आपने बताया, तो मिसाल के तौर पे मैं अपनी ईमेल पे कोई कंपनी इस तरह लाता हूँ, तो उनको कोई और कहीं और भी कंफर्मेशन जाएगी, ईमेल के ऊपर नोटिफिकेशन जाएगा, या क्या होगा इस तरह? जो आपने कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस लिखा हुआ है ना ईमेल, उस पर जाएगा। दूसरी कंपनी वाले को? जिसकी आपने ईमेल एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस में दिया हुआ है ना, उससे जाएगा नोटिस। तो दूसरी तरफ उसकी कंपनी में जाके तो नहीं ऐसा कोई करना होगा, यस और नो? नहीं, लाइक नहीं। मेरा ये पोर्टल है, इस टाइम मैं एबीसी कंपनी को भेजता हूँ, उनकी ईमेल यहाँ पे डालता हूँ, तो अब वो सिंपली अपने पोर्टल को खोल के क्या बटन दबाएंगे जिससे मुझे वो एक्सेस मिल जाएगी? यूजर अथराइजेशन में जाएंगे ना, मैं नहीं समझा आपकी बात। ये उनके तो मेरा है फॉर एग्जांपल। हाँ, दूसरी कंपनी का कहाँ से जाके क्लिक वगैरह करेंगे तो वो सेम, मुझे एक्सेस मिल जाएगी? वो सबसे पहले जाएगी यूजर अथराइजेशन पे, एड यूजर पे क्लिक करेगी, हाँ, आपको ईमेल एड्रेस इधर डालेगी। ठीक है, ओके, करेगी। अब ईमेल क्या है आपका, ठीक है, जो भी डालेंगे ना, सर्च करेगी। सर्च करने के बाद आपने उसे इधर एक्सेस दे देनी है, राइट एक्सेस या डिस्प्ले एक्सेस, और ऐड कर देना है। ओके। राइट का मतलब ये है कि वो जो मर्जी एडिटिंग करता रहे, उस पर कोई इशू नहीं है, डिस्प्ले पे ओनली डिस्प्ले है। वो कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन कर सकता है। डिस्प्ले में वो सिर्फ देख सकता है कि आपने क्या काम किया। ओके, सही है। लेकिन ये कोशिश किया करें, ये सबको कहूँ कि कोशिश किया करें क्लाइंट का पोर्टल या उसका ईमेल यूज़ किया करें। उसकी वजह ये होता है कि जो आप सब काम करने के बाद आखिर में डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं ना, वो अगर आप अपने पोर्टल से करते हैं तो वो आप दे रहे होते हैं, उसके पोर्टल से करते हैं तो वो दे रहा होता है। ठीक है, प्लस अगर कोई फाइन वगैरह आ जाता है ना, तो एफटीए वगैरह कॉल करके आपके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई आपका ईमेल उधर कैसे गया हुआ है, आप कम्युनिकेट करें उन्हें। वेवर्स फॉर सही। एडमिनिस्ट्रेटिव, तवज्जो से सुनिएगा। अच्छा सर, इसी यूजर, सर ये यूजर के हवाले से एक थोड़ी सी और गाइड कर दें। एक और एंटिटी अगर लाइक जैसे उसकी कंपनी है, लेकिन इस तरह उसका जो पोर्टल है ना वो किसी और की उस पे है, यानी बिजनेस की जो एक्सेस है ना वो किसी और पर्सन की ईमेल के साथ लिंक है, तो उसके लिए फिर न्यू ईमेल बनाना और न्यू इस तरह ये करना वो कहाँ से होगा? सेम पोर्टल से यानी नहीं, क्या मेरी वो बंदा एक्सेस नहीं दे मैं रहा इस तरह मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी है और मेरे पास इस आपको। तरह पोर्टल की एक्सेस मेरे ईमेल के थ्रू नहीं है, मुझे एबीसी पर्सन की ईमेल पुट करनी पड़ती है, वो मैं करता हूँ, तो फिर मैं वो बिजनेस को देख सकता हूँ, अपने बिजनेस को ना वहां पे उसके पोर्टल पे जाके। कंपनी आपकी है, जी। आप ऐसा करें, एफटीए को कांटेक्ट करें कि मेरे पास ईमेल नहीं है, किसी और बंदे का था, वो दे नहीं रहा, मुझे दे दें, वो दे देगा। ठीक है, वेवर वो फॉर ऐसा नहीं हो जाएगा कि यहाँ पे, यानी यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन, ये जो इस इमारा टैक्स का मैं अपना भी बनाऊं, जैसे हमने शुरू में सीखा भी था, मैंने अपना बनाया भी हुआ है, तो इस तरह खुदा बना के वहां। जी, वो हो सकता है। अगर वो अलाउ है ना, अलाउ कर रहा है, तो तब तो आप यूजर अथराइजेशन में जाके वो ऐड कर दे।
ठीक है, हाँ ओके। सही है। वेवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज, कैबिनेट डिसीजन नंबर 105 एक बड़ा मशहूर मारूफ डिसीजन है। इसमें कुछ वजूहात लिखी हुई हैं, उनकी बेसिस पे पेनल्टी वेव ऑफ हो सकती है। ठीक है, लाइक सोल ऑनर सा बीमार था और या वो फोत हो गया था, या कोई की एम्प्लॉय लीव कर गया था, जो भी जस्टिफाइबल रीज़न होती है, कैबिनेट डिसीजन 105 में एक लिस्ट दी हुई है, इसी तरह की रीज़न है। ठीक है, नेग्लिजेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, किसी को पता नहीं था तो ये कोई बात नहीं होती। ठीक है, पेनल्टी इंस्टॉलमेंट प्लान, अगर 50,000 dirham से ऊपर की पेनल्टी है तो उसके लिए वेवर पे अप्लाई किया जा सकता है। टैक्स एजेंट इन्फेक्शन, वो अगर कोई ऐसे करता है मिस्टेक वगैरह, वहाँ पे उसको ठीक किया जा सकता है। रिकॉन्सिडरेशन फाइल की जाती है, अगर कोई पेनल्टी आई हुई हो ना, तो फिर ये रिक्वेस्ट की जाती है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाला जाता है पेनल्टी का। ठीक है, और आप लिखते हैं इधर प्राइवेट क्लैरिफिकेशन कर लें। ठीक है, और प्रोसीड कर लें। रिकॉन्सिडरेशन है, लेकिन ये भी कम अप्रूव होती हैं, ये वो वाली चीज़ें हैं जो बहुत रेयर अप्रूव होती हैं। क्लैरिफिकेशन, अगर एफटीए से कोई क्लैरिफिकेशन किसी स्पेशल मैटर पे लेना चाहते हैं कि वो इसको आपको बताए, एक्सप्लेन। 10 मिनट दे दें तो मैं आपको फिर कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? 10-15 मिनट दे दें, मैं माय जो है गॉड, ना 10:15 तक आपको कॉल करता अच्छा। हाँ, ये एक ऐसी सर्विस होती है जो कि पेड होती है। अगर आपने कोई सिंगल क्लैरिफिकेशन पूछनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, 1500 dirham सिंगल टैक्स क्वेरीज का और 2250 मल्टीपल टैक्स क्वेरीज के लिए होता है। अच्छा, इंक्वायरीज, कंप्लेंट्स, सजेशन, पेनल्टी, इंस्टॉलमेंट, नॉन कंप्लाइंस, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ से नज़र आ जाती हैं। सर ये था इसमें एक चीज क्लियर कीजिएगा, जीरो नोट जीरो का वर्ड यूज हो रहा था ना, ये भी अब वापिस आए ना, तो इसका और वो जो हम जब रिटर्न की बात करते हैं या वैट की बात करते हैं, यानी उनमें तो हमें क्लियर है कि हमारी एलिजिबिलिटी होगी तो हम उसको करते हैं वैट को और रिटर्न को। इधर जीरो टोटल रिक्वेस्ट, इससे क्या मतलब है? कहाँ पे ये वाला जीरो टोटल रिक्वेस्ट कोई नहीं है ना। अब देखो, व्यू ऑल किया है ना, अगर मैं एक कर दूंगा ना तो वो उधर एक होगा। ठीक है, ओके ओके। ये जो क्लैरिफिकेशन वाला आपने भी यूज किया और इसमें पैसों की भी बात हो रही है, तो ये कोई भी, यानी हम टैक्सेबल पर्सन अपनी क्लैरिफिकेशन फिर अगर ये करता है, इसको प्रोसेस करता है, उतनी पेमेंट करके तो उनसे फिर क्लैरिफिकेशन ले सकता है। इसमें किस किस्म की चीजें डील होंगी? इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन जो जनरल लॉ में मौजूद नहीं है, आप अपनी कंपनी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, डिटेल्ड एडवाइजरी नहीं, वो इधर से मिल जाती है। तो इनके कोई ऑफिशियल वो नहीं है हेल्प लाइन सेंटर, लाइक जैसे ये नीचे लिखा भी हुआ है, या कोई ईमेल उधर से नहीं ये रिस्पॉन्स करते क्या? देखें, एडवाइजरी आपको फ्री में अगर कोई देगा ना ऐसे, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा होता, ओके ये पेड है। और सही इस है। पे जो क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए, कोशिश करें जो कि मार्केट में अवेलेबल ना हो। हम्म। ठीक है, ये था कॉर्पोरेट टैक्स। अब हम आ जाते हैं वैट की तरफ नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला। आज की क्लास में नेक्स्ट आपकी मेकअप क्लास कब रखी है उन्होंने? कल? कल और परसों। कल परसों, ठीक है। तो कल परसों में इंशाल्लाह ताला हम वैट को देखते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर भी होंगी। पिछले दिनों एक चल रहा था, एक मैंने मेरी नज़र से गुजरा था, कोई एडवर्टाइज उन्होंने किया हुआ था कि कोई यूएई में कोई नया टैक्स अनाउंस कर रहे हैं वो 1 जनवरी से। 15% टॉप अप टैक्स, अभी जिक्र किया हुआ है इसका। फॉरेन कंपनीज के लिए आपने बताया था, मल्टीनेशनल कंपनीज वही के सर, कंपनीज का। 15% का क्या? 15% कॉर्पोरेट टैक्स क्या चीज़ होती है? सर वो जो एमएनसीज का ना 15% मिनिमम। हाँ जी, क्या होता है?
सर वो हमने जो देखा था पिलर 2 का कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि बिल्कुल अगर मल्टीनेशनल एंटरप्राइज ग्रुप में आप उसका पार्ट है तो फिर चाहे किसी भी ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर आप हो लेकिन मिनिमम टैक्स आप पे 15% लगेगा। अगर किसी कंट्री के अंदर लोअर टैक्स है जैसे हमने यूएई का देखा था कि यूएई में इट्स 9%, तो अगर एमएनई का पार्ट होगा तो उनपे 15% जो है वो टैक्स लगेगा इन यूएई अगर वो उसके कंडीशंस मीट करते हैं तो। और ये वो चीज़ है जो 2 अक्टूबर 2023 को किसी कैबिनेट डिसीजन में अनाउंस हुई थी, राइट? जी सर। मैंने ये ठीक है, राइट? तो ये काफ़ी पहले से पता है। हाँ, उसकी कई नई चीज़ें आई हैं डिस्कशन में, ठीक है? डीएमटीटी रूल्स हैं, वो आए हैं। बहरहाल हम उसको इधर नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये है कि सब अगर इन चीज़ों पे चाहते हैं तो बेहतर होगा आप पिलर 2 को पढ़ लें, ठीक है? ओईसीडी की गाइडलाइंस पढ़ लें एंड ट्रांसफ़र प्राइसिंग लाजमी पढ़ लें, ठीक है? कॉर्पोरेट टैक्स हमारा इंशाल्लाह ताला कवर हो गया। कल और परसों में इंशाल्लाह ताला वैट वगैरह देखना शुरू करते हैं। और अच्छा, इस बात को प्लीज़ देखिएगा कि आप लोग जो कुछ ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहे थे और क्लाइंट में ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि अब आप लोगों के पास सफिशिएंट नॉलेज है। नाउ यू शुड डू दैट। और कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न की स्पेशली आप लोग मार्केटिंग शुरू कर दें। अगर कोई मसला आता है किसी को तो मैं काफ़ी हद तक अवेलेबल हूँ, काफ़ी हद तक मुकम्मल। ये कि आप अगर मुझे ये कहेंगे ना कि मैं बैठ के आपकी रिटर्न फाइल करूँ तो दैट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, एक अदर क्वेश्चन होगा, कोई टेक्निकलिटी है जो नहीं समझ आ रही तो वो मैं कर दूंगा। बाकी सुनाएं, कैसा चल रहा है सर सर आई वीजा थिंक अभी वीजा का काफी बताएं, न्यू यूएई कैसे जाएं? रोल्स। अभी? यस। सर मैं ये बोल रही थी कि जो मेरी भी ऑब्जर्वेशन है जो मुझे कनेक्शंस के थ्रू पता भी चल रहा है कि काफी न्यू रोल्स अब आ रहे हैं टैक्सेशन के अंदर ना, मतलब न्यू तो नहीं वही रोल्स लेकिन मार्केट काफी इसमें ग्रो भी कर रही है। और दूसरा भी किसी भाई ने वीजा का पूछा है सर, इसको भी क्लियर कीजिएगा क्योंकि आई थिंक अभी 2 दिन या 1 दिन पहले ही न्यूज आई थी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस लेवल पे कोई एक्शन लिया, ऑल्दो उसमें यही लिखा हुआ था कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस या बैन कोई कंफर्म नहीं है। और दूसरा ये है कि मेरा जितना कांटेक्ट हुआ 1-2 लोगों से तो दे सेड के यहाँ पर एम्प्लॉयर्स को कोई इशू नहीं है पाकिस्तानीज को हायर करने में, लेकिन जब वो एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट को तो वो उसको बेसिकली भी गवर्नमेंट वहाँ पे जो है अलाउ नहीं वो। करती। हाँ हाँ। जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इवन काफी 1-2 लोग थे जो जिन्होंने मतलब मुझे ये कहा कि अगर तुम्हारा कंट्री का ये इशू रिजॉल्व हो जाता है ना तो इवन कोई ऐसा इशू नहीं है, मतलब पाकिस्तानियों के साथ यहाँ पे एम्प्लॉयर्स काम करना चाहते हैं। लेकिन अब ये तो बड़ी सिचुएशन थोड़ी सी वो हो रही है, लेकिन थोड़ा ये न्यूज़ सुन के रिलीफ फील हुआ था कि प्रॉब्ली अब गवर्नमेंट इस लेवल पे कोई एक्शन ले रही है। बाकी यार मैं खुद एक एडीआईटी वाला बंदा ढूंढ रहा हूँ, तो अगर पाकिस्तानी मिल जाए तो मैं पाकिस्तानी हायर करूंगा। एडीआईटी क्या है सर? हाँ, एडीआईटी इंटरनेशनल टैक्सेशन। लेकिन अब एडीआईटी वाला बंदा मिलेगा कैसे? क्योंकि बजट मुझे अराउंड मिनिमम भी 15,000 dirham तो रखना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, उसमें सर कौन कौन से मुल्कों की टैक्सेशन आप चाह रहे हैं? मतलब इंग्लैंड, यूएसए और नहीं नहीं नहीं, दुबई, पाकिस्तान? एडीआईटी एक इंटरनेशनल कोर्स है, यूके बेस्ड है। आई थिंक 2-3 साल लगते हैं उसमें। उसमें अच्छा। आप 3-4 ममालिक के टैक्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, टैक्स ट्रीटीज वगैरह का आपको आइडिया होता है। कुछ आपके सिलेक्टिव कंट्रीज भी होते हैं कि अच्छा। उनमें टैक्स ट्रीटीज वगैरह कैसे काम करती हैं। अच्छा। ठीक है। पाकिस्तान का सफर कैसा रहा सर आपका? बल्कि वो ये जो आपका टर्नओवर गुजरा है यार सर्दी थी बट बारिश नहीं हुई।
बाकी कैसा चल रहा काम साम? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। ठीक है, काम वगैरह अभी आप लोग अदर देन ये वीज़ा इशू जल्द स्टार्ट आउट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और आप लोगों ने अपनी तैयारी जारी रखनी है, ठीक है। एंड मेरे ख्याल से सीज़न स्टार्ट होने वाला है। अच्छा सर, वैट की जो क्लासेस हैं वो कितने लेक्चर में कवर होंगी? 2 to 3 लेक्चर, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगी। उसकी रिटर्न सबमिट है, सिंपल है। अच्छा। ठीक है। तो अगर और सर एक और ऐसी क्लास रख ली जाए कि लाइक ये जो भी हमने बाद में बेशक रख लें, वैट के बाद रख लें, एक तो हम इसको रिवाइज कर लें, कॉर्पोरेट एक आपको पता है हैवी सब्जेक्ट है, तो हम लोग भी इसको रिवाइज करके मजीद अपनी क्वेरीज या कोई और ऐसी चीज़ आती है तो वो आपसे डिस्कस भी कर लें। देखिए, आप लोग सबसे पहले तो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजा है ना, ये पढ़ें, ठीक है। जी। ठीक है सर। जो आप पढ़ें ना, साथ साथ नोट्स बना के उसको बेसिक पब्लिश लाजमी क्या करें। नॉलेज होना एक चीज़ है, इस तरह की चीज़ें आपका नॉलेज डेवलप भी करती हैं। और अदर देन दिस, जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है, इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आप उस पर भी आएँ, ठीक है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग आप लाजमी कीजिएगा। जो भी टेक की फील्ड में अगर मजीद आगे जाना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग बड़ी अच्छी फील्ड है। सही है सर। सर आपको वैसे क्या लगता है कि 3-4 महीने तक वीज़ा खुल जाएगा या वैसे जल्द मुश्किल ही है? इंशाल्लाह। नहीं, जल्द 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह। हाँ, कुछ लिमिटेशन होंगी, क्योंकि वो भी ठीक कहते हैं ना। अब वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी हर जगह पे भीख मांगने आ जाते हैं। सर एक्साइज टैक्स की आप कह रहे थे कि क्लास हो उसका भी करना है हमने। हाँ, वो रहती है। काशिफ, हमें खुद ही करना पड़ेगा। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज अमंग यूएस, यूके एंड यूएई टैक्सेशन? इंटरनेशनल टैक्सेशन होती है कि डिफरेंट कंट्रीज का लॉ कैसे आपस में रिलेट करता है, ठीक है। इनका क्वेश्चन है इन चैट काशिफ का। काशिफ, यूएस और यूएई में कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है, ठीक है। कोई डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट नहीं है। ये वाली बात आई थिंक लास्ट लेक्चर में भी डिफाइन कर चुका हूँ। यूके और यूएई की अगर बात की जाए, यूके में यूके में जो टैक्स में डील करते हैं उनको पता होगा। यूके में टैक्स रेजिडेंसी का जो क्राइटेरिया है ना, वो है फ्रॉम 7 अप्रैल टू 1 ईयर टू 6 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर, राइट। इधर यूके में टैक्स वाले हैं कोई? यूके का सर पड़ा है, बिल्कुल मैंने किया था कुछ 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 6 अप्रैल से 5 अप्रैल तक, ठीक है। कुछ ऐसे डेट्स में गलती हो सकती है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर एक बंदा, एक नेचुरल पर्सन, एक तो वो टैक्स रेजिडेंसी का क्राइटेरिया जो मैंने आपको कॉर्पोरेट टैक्स के लिए पढ़ाया है, एक टैक्स के लिए कि ये वाला बंदा किस मुल्क के टैक्स एम्बिट में फॉल करता है। अगर एक नेचुरल पर्सन यूएई में एक कैलेंडर ईयर में मोर देन 183 डेज गुजारता है, तो उस पे यूएई का टैक्स अप्लाई होता है। ऑल्दो यूएई में इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन वो यूएई का टैक्स रेजिडेंट है। अगर एक बंदा यूके में 6 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक मोर देन 90 डेज गुजारता है, तो वो यूके का टैक्स रेजिडेंट है। अच्छा, अब होगा क्या कि अगर जब यूके में वाला बंदा आना चाहेगा यूएई में, तो उसकी पहले क्या कंडीशन मीट करनी होगी कि यूके का 90 डेज, यूके में 90 डेज से कम दिन गुजारने हैं। लेकिन 90 से कम डेज फ्रॉम 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल, 6 अप्रैल 1 ईयर टू 5 अप्रैल नेक्स्ट ईयर। और उसने यूएई में 183 डेज से ज्यादा डेज गुजारने हैं इन अ कैलेंडर ईयर। अब उसको अपना प्लान करना पड़ेगा बाकायदा कि उसने रहना किधर है। अब जब वो यूएई का टैक्स रेजिडेंट बन गया, तो उस पे यूके का टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये नेचुरल पर्सन होता है, जो लोग इधर कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, फ्रीलांसर वगैरह, उनके लिए ये वाली चीज़ बड़ी रेलिवेंट होती है। यूएस के हवाले से टैक्स में प्रॉब्लम बन जाता है। अगर आप दोनों मुल्क के टैक्स रेजिडेंट है ना, तो दोनों मुल्क में टैक्स देना पड़ता है। प्लस इनकी टैक्स ट्रीटीज वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, काशिफ काशिफ इंपॉर्टेंट है और मजे की चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला।
काशिफ, मोहम्मद काशिफ, इनका माइक्रोफोन पढ़ेंगे सर? ओके। लेकिन ये है कि डेफिनेटली यू कैन डू एनीथिंग बट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं है आप टैक्स ट्रीटी भी पढ़ रहे हो, इंटरनेशनल टैक्सेशन वगैरह, और यूएई में भी ग्रिप ले रहे हो हर चीज़ पे। मैं इस वक्त अगर यूएई के मार्केट में आजकल की बात करूं तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग है जो ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा। हाँ, हमारे घर के करीब ही सेवर है, वहाँ से मैंने सेवर मंगवाया अभी अभी। ठीक है, क्लास अगर किसी ने लीव करनी है तो लीव कर दें। सेवर लोग आप यूएई में भी खुल गए? एक मिनट, जी जी, मोहम्मद काशिफ, कोई नहीं है कंपटीशन हाई, ठीक है, कंपटीशन बैठ की बात और है। कारपोरेट टैक्स रिटर्न अगर पाकिस्तान के लिहाज से बात करूं तो कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है, बल्कि बहुत कम कंपटीशन है कारपोरेट टैक्स के हवाले से। वैट के हवाले से है, वैट मुझे पता है, बाहर जाए ना टाइपिंग सेंटर, पीआरओ, जिन्हें नहीं पता कि फेडरल डिक्री क्या होती है, कैबिनेट डिसीजन नहीं होता, नहीं पता, वो कर सकते हैं, वो एक वैट रिटर्न फाइल कर देते हैं फिगर डाल के। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स जो है ना, वो लोगों को नहीं पता, जिसने ठीक से पढ़ा हुआ नहीं है कि ये ट्रांजिशनल पीरियड क्या होता है, ये रियलाइजेशन पैसेज क्या होता है, स्मॉल बिजनेस लीव कब क्लेम करना है। ठीक है सर। नहीं अच्छा, हाँ, इंटरनेशनल टैक्सेशन में बिल्कुल इंडियन का अच्छा है, इंडियन बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल टैक्सेशन में, ये ठीक है बात। नहीं, यूएई में भी इंडियन जो इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले एक्सपर्ट हैं वो अच्छे हैं। उसकी वजह ये है कि आई कैप ने अभी तक, मेरा नहीं ख्याल के पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई इंटरनेशनल टैक्सेशन का कोर्स करवाया हो। सर मैंने भी आज उसकी आज वजह भी आपसे है पहले दफा सुना सर, है। इंडिया इंडिया की ना सबसे बड़ी वजह ये है सर कि इंडिया को बहुत एडवांटेज है उसके टैक्स में यूएस के अंदर, क्योंकि उनके ना टैक्स ट्रीटीज हुए हैं आपस में। और सबसे बड़ी बात है सर कि वहाँ ना इंडिया में 4 दफा ना सर जी एक इनरोल्ड एजेंट के एग्जाम होते हैं, और दुनिया में कहीं भी 4 दफा नहीं होते। प्लस ये कि 4 लोकेशंस पे होते हैं, यानी यूएई में भी नहीं होते और किसी जगह में नहीं होते। और ज्यादातर आईआरएस जो है ना वो इंडियंस के पास है, यानी जो यूएस की टैक्सेशन है ना, तो डिपार्टमेंट ही पूरा। तो वहां तो समझे कि उनका तो सेकंड होम है अमेरिका जो है ना, इस लिहाज से टैक्सेशन के हवाले से। हाँ ठीक है, लेकिन खैर सिर्फ टैक्स के हवाले से एडवांटेज है, जी। टैक्स कौन सा कोई ऐसी। सर उनको ना सबसे बड़ा मसला ये, जैसे ना मिसाल के तौर पर डिपेंडेंट का अलाउंस वगैरह मिलता है ना, तो इंडियन स्टूडेंट को अलग से वो पैसे मिलेंगे अगर वो इंडियन नेशनलिटी का होगा। जिस तरह कनाडा को दिया हुआ है ना ट्रीटी किए हुए, सेम काफी सारी चीजों में ना एक कोरिया, इंडिया और कनाडा, 4-5 ममालिक को ना बड़ी एडवांटेज दी हुई है इन्होंने, जो है ना यूएस वालों ने अपने टैक्स के अंदर। यही वजह है सर, ज्यादातर जो इंडियंस है ना, क्योंकि उनको घर बैठ के वो यूएस का टैक्स पढ़ रहे होते हैं, तो उनको ये बड़ी आसानी है कि उनके यानी कि प्रो मैट्रिक एग्जाम्स भी हो रहे हैं उनके ही मतलब कंट्री में। तो जिस वजह से ना बहुत ज्यादा इंडियन जो है ना इस तरफ आ रहा है। जो बीकॉम करते हैं ना वो इनरोल्ड एजेंट के एग्जाम फौरी पकड़ लेते हैं, यानी कि कर लेते हैं, और आसान है, उसमें एंट्री बैरियर भी कोई नहीं है। प्रोमेट्रिक एग्जाम मीन्स? सर वो ये है कि सर जो इनरोल्ड एजेंट का एग्जाम है ना कंप्यूटर बेस्ड है, मगर वो होता सिलेक्टिव सेंटर्स पे है। यानी जैसे कि इंडिया में 4-5 जगह हैं, अहमदाबाद है, पता नहीं 4-5 जगह हैं इस तरह से जहाँ होता है। इसी तरह टोरंटो है कनाडा में, पूरी एक जगह में हो रहा है, टोक्यो में हो रहा है। इसी अच्छा, तरह से जो ये बहुत ज्यादा उनको ना एडवांटेज दी है, यूएस ने खुद दी है एडवांटेज। ठीक है, तो खैर ये लेकिन बात है। बहरहाल, मगर सर इतना हाँ, मुश्किल नहीं है, यूएस टैक्स ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसमें सबसे बड़ी मजेदार है कि ये बड़ा यूनिक है, क्योंकि ये सिटीजन बेस्ड टैक्सेशन है ना। तो ये हमें भी पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है, हम इसको मिस कर रहे हैं सारे लोग ना बुरी तरह से। और कोई मुझे हमारे मुश्किल नहीं है। साथ, खैर वैसे तो टैक्सेशन, आप अगर किसी भी चीज़ को पढ़ने लग जाएं अच्छी तरह से आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, बट डेफिनेटली जो असल चीज़ है वो तो साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह ही है। सर हाँ, पैसे कमाने के लिए अच्छी चीज़ है टैक्सेशन। सर उसमें ना सबसे बड़ा ये फायदा है कि अगर कोई यूएस रेजिडेंट है ना, तो हम्म, कहीं भी दुनिया में चला जाए ना वो टैक्स से नहीं बच सकता। रीजन भी क्योंकि सिटीजन बेस्ड टैक्सेशन है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा और ये ये भी ल्यूक्रेटिव मार्केट है। और वही हमारे कुछ लिए दिन बहुत आसान है, पहले मुलाकात क्योंकि हुई हम थी पाकिस्तानी है ना सर। अब्बास तो अब्बास को हमने तो जानते हैं? सारी अमेरिका की चीजें पढ़ी हुई हैं, टैक्स वगैरह भी कोई इतना इशू नहीं है हमारे लिए। हसन अब्बास का नाम सुना होगा आपने? नहीं सर।
ये कॉर्पोरेट टैक्स के सॉरी यूएसए टैक्सेशन शिकागो बेस्ड है, पाकिस्तानी है। जी ये सर। यूएई में ऑफिस ब्रांच खोलने का सोच रहे हैं। इनसे मेरी बात हुई थी कोलेबोरेशन के लिए। जी सर। तो ये बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला यूएई में आएंगे। इधर तकरीबन 4-5 लाख दरम 4-5 लाख यूएसए हैं। जी सर। तो उनको टारगेट करेंगे। और सर उनको उसकी टारगेट सबसे अच्छी बात यह है कि सर उसमें ना आपको सिर्फ फॉर्म्स के समझ आ जाए एक दफ़ा। 4-5 फॉर्म्स हैं जिनकी आपको एक दफ़ा समझ आ जाए ना, तो बस प्रैक्टिस करने की बात है, और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब नहीं जिस तरह कबीर, सिर्फ ये है कि उसमें आपको स्टूडियस बहुत होना पड़ता है, पढ़ना बहुत पड़ता है, अपडेशन बहुत ज़्यादा मांगता है। मुझे इसका डिटेल्ड आइडिया नहीं है, लेकिन इस हद तक आइडिया है कि अगर आप डिटेल में जाए ना तो उसकी जो 50 स्टेट्स हैं सबका अलग अलग टैक्स में किसी न किसी हद तक फर्क है। सर सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि उसका जो है ना जो जो इनकम टैक्स है ना, वो तो सबका एक जैसा ही है, तकरीबन मिलता जुलता है, अनलेस के स्टेट का इनकम टैक्स अलग से हो। इसी तरह काउंटी के लेवल पे भी टैक्सेशन है। फिर जो सेल्स टैक्स है वो सब स्टेट्स का अलग है, क्योंकि फेडरल सब्जेक्ट है ही नहीं, वो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो वहाँ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन है। और जिसको यूएस की टैक्सेशन आती है ना सर, वो यूएस में तो उसको बहुत एडवांटेज है, मगर अगर वो कनाडा में भी बैठा हुआ है ना, उसको फिर भी बहुत फायदा है No सर, doubt। अच्छा, बहुत ये फायदा। एक तो अमेरिकन के लिए होता है ना, और उनको इधर कन्विंस करना। क्योंकि मेरा जो कंपनी सेटअप का काम था वो ऐसे चलता था, उसकी सर्विस मैं यूएई में मार्केट नहीं करता था, वो मैं मार्केट करता था यूके में कंपेन चला के और वहां पे। जी सर। अब वो उन लोगों को मैं ऑप्शन देता था, भाई इधर कंपनी खोलो, इधर आके रहो, इधर जी आके सर। बिजनेस करो। उसकी वजह ये होती है कि जो वो लोग हैं ना वो टैक्स से बचते हैं। अमेरिकन को मैंने ये कोशिश करने की कोशिश की तो मैं बड़ी बुरी तरह से नाकाम हुआ। वो इस बात पे नहीं राजी होते कि वो आएंगे। उसकी वजह ये उन्हें टैक्स देना ही, टैक्स में कोई ऐसा खास फायदा नहीं होता मूव करने का। सर उसकी वजह ये सर, अमेरिका के अंदर रीजन क्या है सर? रीजन ये है कि जितनी भी टैक्सेशन है ना, ये रेजिडेंस बेस्ड है। अमेरिकन टैक्सेशन है सिटीजन बेस्ड। मसलान के तौर पे वहाँ 3 स्टेटस हैं। एक तो है नॉन रेजिडेंट, एक है नॉन रेजिडेंट एलियन, यानी नॉन रेजिडेंट एलियन है, और एक रेजिडेंट एलियन है, और एक है जो यूएस सिटीजन कहलाता है, नेशनल कहलाता है। तो जो अगर एक दफा बंदा यूएस नेशनल है ना, वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, यूएस से बिल्कुल अलग भी हो जाए 10 साल भी, तो उस पर वो कंप्लाइंसेस रहेंगी बीइंग यूएस सिटीजन। इसी तरह अगर ग्रीन कार्ड होल्डर हो, उसके साथ भी सेम यही चीजें होंगी। तो इस वजह से ना उनकी बचत नहीं है किसी सूरत। तो इस वजह से ना उनको इतना फायदा नहीं होता। और सर ये हैरत की बात है कि यूएस की ना ये टैक्सेशन दुनिया से सबसे डिफरेंट है, यानी इस तरह की कोई टैक्सेशन नहीं है। और ये ग्रिप करती है अपने आप के अंदर ना। एक दफा बंदा कर लेना, मिसाल के तौर पे हमारे आईटी के दोस्त हैं जिन्होंने कंपनीज बनाई हुई हैं, मतलब बहुत सारी ना, तो उनकी कंप्लाइंसेस एक दफा कर ली है ना, तो वो उससे जान नहीं छूट सकती, वो करनी पड़ेगी उन्हें हर हाल में। ये सही है। बड़ा मजेदार किस्म का है, यानी यूएस टैक्स एक दफा बंदा एंटर हो जाए ना, तो वो बहुत एवेन्यूज खोलता है, यानी इनकम के ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये बड़ी क्वालिटी है। ठीक है, ठीक है। यूएस की टैक्सेशन को अगर कोई भी अभी कैसे पढ़ रहे हैं आप में से कोई है जो अच्छी ग्रेप रखता हो यूएसए पे, बल्कि सर ऐसे मैं भी कोर्स। सर ग्रिप तो कोई नहीं है ऐसे कह सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा समंदर है, मगर इतना नहीं, जरूर है कि यूएस जी अभी सर यूएस की टैक्सेशन को जैसे ये भाई बता रहे हैं ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन हाँ। मैंने उसके सर्टिफिकेशंस की एक दो की, लेकिन मसला ये आता है कि उसके अंदर इतनी छोटी छोटी चीजें हैं ना, जैसे यूके टैक्सेशन का, कि जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं आते ना सर, यूएई टैक्सेशन का मैंने ये चीज नोटिस की कि इसमें अगर आप हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज न्यू, तो बहुत जी ज्यादा सर। डिफरेंट है। लेकिन यूएस टैक्सेशन का ये है कि चलें पढ़ तो ले इंसान, लेकिन जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया ना उसको, और उसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखा कि उसके अंदर बहुत ज्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, एग्जाम्पशंस और रिलीफ्स और सारा चाइल्ड क्रेडिट और एजुकेशनल क्रेडिट और उसकी कंडीशंस और ये सारी चीजें, तो है बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन ये कि रिटेन वो तभी हो पाता है जब आप उसको प्रैक्टिकली करके देखें। और ये भाई ने बहुत बिल्कुल सही बात की है कि इनरोल एजेंट का जो हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, इवन हम पढ़ भी लें, हम नॉलेज एक्वायर भी करें, मुझे एक यूएस फर्म से मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू भी होता और बहुत अच्छी वो फर्म थी। लेकिन सिर्फ वो एक अनफॉर्चुनेटली वो जो एक नाम, अब क्या करें कि एक मुल्क की जो कंडीशन होती है ना, तो उस वजह से जो है वो चीज़ मेरी वर्क नहीं कर सकी। हालांकि मुझे ये चीज लगती है कि हम लोग मेहनत भी करते हैं, एक नॉलेज का भी कोई मसला नहीं आता,
लेकिन वो एक इम्प्रेशन जो एक होता है ना सर, और आई थिंक हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि जब हमें लाइफ मौका दे और हम बाहर जाएं, तो एटलीस्ट ये जो नरेटिव एक बन गया ना पाकिस्तानियों के बारे में कि वो कमिटमेंट पूरी नहीं करते, या जैसे अभी आपने बात की कि मांगने शुरू हो जाते हैं या ये सारी चीजें, तो उसकी वजह से उन लोगों को भी बड़ा लॉस हो रहा है, जो इवन अपने मुल्क में बैठ के भी अच्छी नॉलेज एक्वायर करने के बावजूद, रिमोट फैसिलिटी होने के बावजूद, सिर्फ एक वो नरेटिव या एक इम्प्रेशन अटैच हो जाता है ना, तो उसकी वजह से इश्यूज आते हैं। लेकिन बहरहाल आई थिंक हमें थोड़ा सा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। और अब जैसे एक आपने कहा कि अभी कॉर्पोरेट टैक्सेशन क्योंकि न्यू है, एटलीस्ट हम अपनी तैयारी रखें ताकि जैसे ही वीजाज वेरी ओपन ऑनेस्ट होते हैं सिचुएशन बेटर होती है, तो फिर होती है हमारे ना। पास कोई एक्सक्यूज ना रहे कि हम कहीं लैग कर रहे हैं या अपनी हमने अभी कोई जो है ना वो नेग्लिजेंस दिखाई है। अभी कुछ चीज़ें जो है ना वो तो होती हैं आपका कैरेक्टर डिफेक्ट होती हैं पर्सनल का। मेरा तो अपना ये कमिटमेंट पूरी करने वाला बड़ा जो है वो एक चैलेंजिंग चीज़ है। शुरू में तो मेरे बारे में कहा करते थे अक्सर दोस्त के, फैज़ान जब कमिटमेंट कर लेना तो वो अपने बाप की भी नहीं सुनता, हालांकि वालिद साहब कहते रहते हैं पूरी करो पूरी करो। तो विद टाइम मैंने खुद इस पे काम करने की कोशिश की कि मैं जब एक ज़ुबान दूँ ना, स्पेशली बिजनेस में आने के बाद, वो काम टाइम पे होना चाहिए। लेकिन अभी तक वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें। ठीक है, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादातर इज्तनाब किया करूँ ऐसे कमिटमेंट की जगह, बजाय इसके किसी को टाइम दूँ उसकी जगह मैं कोई वर्ड इस्तेमाल करूँ लाइक जल्द हो जाएगा, चंद दिन में हो जाएगा। तो अभी तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ। तो ये कमिटमेंट वाला प्रॉब्लम तो मेरा अपना भी है। सर और दूसरा मैंने ये भी चीज देखी है ना, लिंक्डइन पे डिफरेंट कनेक्शंस के साथ कनेक्ट करके मैंने ये भी देखा है कि ऑल्दो हो सकता है हम ये सोचते हैं कि इंडियंस ने जो है वो मार्केट को ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एटीट्यूड देखें ना तो वो हेल्पिंग बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। अब नहीं, ये मैंने ये पता देखा है नहीं कि हम अभी ये वाला जो एटीट्यूड है, अच्छा शुक्र है हमारे ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे नहीं जाते। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि इंडियन में, हाँ जो साउथ इंडिया है ना, जो इंडिया के श्रीलंका के 7 एरियाज लगते हैं, एग्जैक्टली जी उन जी लोग जी। जो है बहुत ज़्यादा है। उनके पूरी की पूरी फैमिलीज आबाद है। उसकी वजह ये है कि दैट पार्ट वाज नॉट हिस्टोरिकली इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है। जो चेन्नई के एरियाज हैं, इनकी अपनी लैंग्वेज है, तमिल हिस्टोरिकल लैंग्वेज है, दुनिया की सबसे पुरानी कुछ अंदाजों के मुताबिक। इन लोगों में बहुत ज़्यादा कोहेरेंस है, ठीक है। ये अपने लोगों को करते हैं प्रोमो सपोर्ट। लेकिन बाकी अगर आप बात करें ना बाकी इंडियन, तो मेरा यकीन करें कि दिल्ली वाला जो दोस्त होगा वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और बिल्कुल हमसे मिलता है एज कम्पेयर टू साउथ इंडियन। तो ये वाला परसेप्शन बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है कि इंडियन ने मार्केट ऑक्युपाई कर लिया है। हाँ, साउथ इंडियन का बहरहाल रोल है वो। पर लेकिन जो आप ये साउथ इंडियंस की बात कर रहे हैं ना सर, तो ये लोग हेल्पफुल बहुत ज्यादा होते हैं आई थिंक वो क्योंकि अगर हम नॉर्थ और साउथ इंडिया की बात करें ना, तो साउथ इंडियंस जो हैं वो थोड़े से एडवांस्ड हैं, एजुकेशन को वो बहुत सीरियसली लेते हैं, वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आगे पीछे की चीजों में, तो वो थोड़े से ना सीरियस एटीट्यूड रखते हैं जो साउथ इंडियंस होता है। लेकिन अभी मैं ये सर ये बात कर रही हूँ कि जी सर। देखें, जो आपने बात की है ना, अभी तक आप बात कर रही हैं लिंक्ड एक्सपीरियंस की बेसिस पे, उनके अंदर कोहेरेंस बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल ईमानदारी बहुत ज़्यादा है। और उसमें उसका फ़ायदा, एक बेनिफिट ये होता है कि आप अगर मिल के बिजनेस करें ना, बिजनेस में ठीक है इख्तलाफात होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन वो एक फैमिली की तरह होती हैं। आपस के झगड़े वो बाय नहीं आने देते। अगर उनके साथ कोई बंदा अपना फ्रॉड करके चला गया या इधर उधर चला गया, तो वो कभी भी उस चीज़ को आउट नहीं होने देते पब्लिक में। तो अपनी बातें अंदर रखते हैं और उसके बाद बिजनेस में एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। तो ये वाली बात तो खैर कहना कि वो बाकियों के साथ जो हेल्पफुल है ना, वो लिंक्डइन पे इंफॉर्मेशन दे देना, नॉलेज शेयरिंग, ये तो डेफिनेटली काफ़ी सारे कंसल्टेंट हैं, कंसल्टेंट्स को करना पड़ता है। लेकिन अदर देन दिस हेल्पफुल, मैं आपकी बात उसमें मैं नहीं एग्री करूंगा। वो कहीं से हेल्पफुल नहीं है दूसरों के लिए अदर देन देयर ओन कम्युनिटी। यानी ऐसे भी लोगों को जानता हूँ कि ऊपर एक आया साउथ इंडियन, उसने नीचे सब लोगों को जॉब से निकाल के ना अपने बंदे हायर कर लिए। मैं वैसे कोशिश करूंगा ये मैनेजमेंट को बोलूँ कि हमारी जो आखिरी बातें हैं ना, ये कर लें, रिगार्डिंग देना। ये रिकॉर्डिंग में से निकाल दें। सर सर रिकॉर्डिंग वैसे में नहीं से सर वीजे निकाल इसको भी दें। वैसे अगर रिकॉर्डिंग वीजे का बताएं, जो पार्टनर जो वीजा होता है यूएई का, वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? पार्टनर वीजा या फ्रीलांस वीजा अगर जाना ही जाना है तो? हाँ यार, पार्टनर वीज़ा तो मिल ही नहीं रहे ना, इन्वेस्टर लग रहे हैं, पहले लग रहे थे। अच्छा। ये अच्छा, ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडियन सारी दुनिया में बैठ के बिजनेस करेंगे। ये बिजनेस बड़ी अच्छी चीज़ होती है, हर बंदे को करना चाहिए। रिस्क होता है बट मज़े की चीज़ है।
और मोहम्मद कासिम ने 2 मंथ ठीक है फ्रेंड्स। यार आप लोगों में से कोई ऐसा है जो पहले जॉब करने का सोच रहा हो और फिर बिजनेस की तरफ आया हो? अभी तो बिजनेस की तरफ नहीं है, 100% जॉब के साथ चल रही है। Oh, good. Recording off.